नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है। उन्होंने इस लेख में दावा किया है कि भारत के उद्योग क्षेत्र में एकाधिकारवाद अर्थात मोनोपोली को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि उनके लेख की सच्चाई क्या है। राहुल गांधी के आर्टिकल की हेडलाइन है अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। हेडलाइन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लेखक कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी उतने ही बड़े अर्थशास्त्री हैं जितने बड़े रघुराम राजन राजनेता। खैर, लेख की भूमिका वे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात से करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर डर भर दिया था, उसी तरह का डर आज देश के उद्योगपतियों में है। वे कहते हैं कि देश के उद्योगपति मोनोपोली से डरे बैठे हैं। डर की वजह से फोन पर बात नहीं करते, ईडी, सीबीआई और आईटी के रेड से डरे सहमे रहते हैं। अब सवाल है कि खुली अर्थव्यवस्था में सरकार मोनोपोली क्रिएट करने में कैसे मदद कर सकती है। जो भी उद्योगपति निवेश जुटा लेगा, टेंडर में ऊंची बोली लगा लेगा, देश और दुनिया की दूसरी कंपनियों और उद्योगों के साथ अच्छी डील कर लेगा, अपने उद्योग को सही तरीकों से आगे बढ़ाएगा, वो ग्रो करता जाएगा। इसमें सरकार कोई भूमिका कैसे निभा सकती है? सरकार भूमिका तो तब निभाती जब लाइसेंस राज या फिर परमिट राज होता, जैसा कि कांग्रेस के शासनकाल में होता था। जानकार कहते हैं कि शायद राहुल गांधी को पता ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस के शासनकाल में लाइसेंस राज के दौरान एकाधिकारवाद को सत्ता के संरक्षण में बढ़ावा दिया गया और कुछ औद्योगिक घरानों की मोनोपोली बनाई गई। 1991 से पहले का कांग्रेस सरकारों का वो दौर भी देश को याद है, जब कंपनियों को उत्पादन करने के लिए सरकार से परमिट लेना पड़ता था। कंपनियां कितने सीमेंट का उत्पादन कर सकती हैं, कितनी बोरियां सीमेंट बेच सकती हैं, उस दौर में चुनिंदा उद्योगपतियों को कौन सी सरकार प्राथमिकता देती थी, ये देश को याद है। अपनी पसंद के उद्योगपतियों को परमिट देकर उन्हें कैसे लाभ पहुंचाया जाता था, ये देश इतनी जल्दी कैसे भूल जाए। यही कारण है कि 1991 में जब उदारीकरण की बात हुई, तब कांग्रेसी सरकार से दशकों तक प्रोटेक्शन पाई और बॉम्बे क्लब बनाने वाले उद्योगपतियों ने उदारीकरण का कैसे विरोध किया था। कांग्रेस सरकार ने इन संरक्षणवादियों की मांगों को स्वीकार करके उदारीकरण के नियमों में ढील भी दी थी, जिससे कि इनकी कंपनियों की मोनोपोली बनी रहे। और आज राहुल गांधी मोनोपोली और क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। विशेषज्ञ भी मानेंगे कि एक नेता जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें कुछ भी कहने से पहले कम से कम अपनी पार्टी का इतिहास तो पता ही होना चाहिए। खैर, हम राहुल गांधी के लेख में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने आगे कुछ स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के नाम लेते हुए बताया है कि कैसे इन उद्योगों ने सरकार के समर्थन और साथ के बिना तरक्की की है। कांग्रेस सांसद यहां कहना चाहते हैं कि सरकार तो बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली स्थापित करना चाहती है, लेकिन फिर भी बिना किसी समर्थन के इन छोटी कंपनियों ने स्वयं को स्थापित किया है। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी ने जिन कंपनियों और उद्योगपतियों का नाम अपने लेख में लिया है, उनमें से ज्यादातर कंपनियां केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से, योजनाओं से, कार्यक्रमों से लाभान्वित होकर आगे बढ़ी हैं और स्वयं इन कंपनियों के कर्ता धर्ता इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हैं। आइए एक नजर देख लेते हैं। राहुल गांधी ने जोमेटो का नाम लिया है। उनके दावे के उलट जोमेटो के हेड दीपेंद्र गोयल का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण उनका उद्योग तेजी से आगे बढ़ा है। Especially over the last 7-8 years as well. As Rajiv ji said, the government has really gotten out of the way, and thank you so much for that. And I hope that actually continues in good ways, going forward. Thank you. राहुल गांधी ने ज़ीरोधा का नाम भी लिया है, जबकि ज़ीरोधा के निखिल कामत का कहना है कि पीएम मोदी ने जो इकोसिस्टम बनाया, उसी से ये उद्योग आगे बढ़ रहे हैं। To that one man in the audience here today, who in my opinion has facilitated this stable ecosystem for people like me to thrive and millions of other who we call the youth of India to thrive, I would like to say thank you Modi ji for having created this ecosystem for all of us. इसी तरह से राहुल गांधी ने और भी कई कंपनियों का नाम अपने लेख में लिखा है। मजे की बात यह है कि जितनी भी कंपनियां उन्होंने गिनाई, उनमें से ज्यादातर कंपनियों को केंद्र की किसी न किसी योजना का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिला है और इन कंपनियों को बढ़ोतरी में सरकार की नीतियों जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और जीएसटी जैसे टैक्स रिफॉर्म सहायक बने हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये तर्क कि घरेलू कंपनियों को या फिर छोटी कंपनियों को पीछे धकेला जा रहा है, तथ्यहीन है। इसमें कोई फैक्ट नहीं है। आगे राहुल गांधी अपनी आत्म प्रशंसा के भाव में डूबे दिखाई देते हैं कि कैसे उन्होंने ये किया, वो किया, इसके लिए लड़े, उसके लिए लड़े। ये और बात है कि देश ने उन्हें आज तक इकोसिस्टम को छोड़कर किसी के लिए लड़ते नहीं देखा। खैर, अपने लेख के अंत में राहुल गांधी बैंकों की बात करते हुए आगे कहते हैं कि बैंक लगभग 100 बड़े उद्योगपतियों को ही लोन देती हैं। बैंकों को इससे आगे बढ़कर निष्पक्ष व्यापार करने वाले का लोन देना चाहिए।
आर्थिक पत्रकारों का कहना है कि राहुल गांधी को बैंकों के ऊपर, लोन के ऊपर और एनपीए के ऊपर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उनका कहना है कि यह यूपीए की सरकार ही थी जिसने लगातार 2 कार्यकाल में देश का बैंकिंग सिस्टम एक तरह से बर्बाद किया था। एनपीए बैंकों को दिवालिया कर रहा था। उस समय की कितनी ही रिपोर्ट ऐसी है जिनमें बताया जाता था कि बैंकों ने कैसे सिर्फ चंद उद्योगपतियों को लोन बांट रखे थे। राहुल गांधी शायद स्वयं भूल गए हों, लेकिन देश नहीं भूला है कि कैसे फोन पर लोन बांटे जाते थे। आज जब राहुल गांधी लेख लिखकर अर्थशास्त्री बनने का प्रयास कर रहे हैं, तब उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार मुद्रा लोन से लोगों को काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी के लोन दिए गए हैं। पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक रेहड़ी पटरी वाले को बिना किसी गारंटी के बैंक से लोन मिल सकता है। खैर, ये सब तथ्य हैं और प्रतीत होता है कि तथ्यों से राहुल गांधी का 36 का आंकड़ा है। शायद इसलिए उनके पूरे लेख में एक भी फैक्ट या फिगर नहीं है। बिना आंकड़ों के अर्थव्यवस्था की बात करना तो ऐसा ही है जैसे आजकल रीलबाज खेत में खड़े होकर धान की पौध हाथ में पकड़कर दावा करते हैं कि वे भी किसान हैं। राहुल गांधी के लेख पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें। जय हिंद।